हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट माया मटकोरिया। आज मैं महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक रूप से कितनी सशक्त हैं, कितने उन्हें मजबूती रूप से कानून दिए हैं उन्हें मजबूत बनाने के लिए, ये मैं क्रमवार बता रही हूँ कि हमारे समाज में महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत अच्छी तरह हो रहा है। मैं मानती हूँ कि भारत में बहुत सारी जगह महिलाओं की दयनीय स्थिति भी है, लेकिन धीरे धीरे करके महिलाओं की जो पढ़ लिख रही हैं, जो जमी हैं, हर परिस्थितियों में लगी हैं, नौकरी कर रही हैं, प्राइवेट नौकरी कर रही हैं, सरकारी नौकरी कर रही हैं या किसी भी क्षेत्र में नौकरी कर रही हैं, गांव में रह रही हैं, घरेलू कार्य कर रही हैं, हाउस वाइफ हैं। मैं हाउस वाइफ नहीं कहूँगी, घर की मल्लिका होती हैं, घर की मालकिन होती हैं। तो महिलाओं के सशक्तिकरण पे बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन इतनी सारी जिम्मेदारियों के बावजूद भी महिलाएं अपने कार्यों को बहुत अच्छे से, बहुत समझदारी से, सिंसियरिटी से निभा रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, सशक्त हो रही हैं। अगर महिलाएं सशक्त होंगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा तो हमारे बच्चे अच्छे नागरिक बनेंगे और अच्छे नागरिक एक अच्छा देश का नागरिक कहलाता है। अच्छे देश का निर्माण होता है। जिस देश का नागरिक पढ़ा लिखा होता है, अच्छी सोच का होता है, उस देश का सूरज हमेशा चमकता रहता है। अब मैं आगे बता रही हूँ। आज मैं फॉर्मल बिल्कुल सामान्य तरीके से बता रही हूँ कि महिलाओं के लिए कौन कौन से संविधान में प्रावधान है। मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, जिसमें स्कूल की बच्चियां हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे मुझे डीएम करके पूछते हैं, अलग अलग जगह के बच्चे, लड़कियां खासकर, महिलाएं भी होती हैं, घरेलू महिलाएं भी होती हैं। अधिकतर मैं कोशिश करती हूँ, कुछ केसेस आते हैं तो उनको बहुत अच्छे से काउंसलिंग करके उन्हें समझा दूँ, उनका घर ना टूटे, उनकी गृहस्थी बसी रहे। हस्बैंड वाइफ दोनों की काउंसलिंग करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि दोनों समझे। अगर मामला बहुत बुरी तरह बिगड़ जाता है तब फिर उनका कोर्ट में केस लगाते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि देश खराब हो, समाज खराब हो या परिवार खराब हो। मेरा उद्देश्य ये है कि सबसे पहले हमारी जो एक यूनिट है, परिवार सशक्त हो, समाज सशक्त हो और देश सशक्त हो। ये मेरा उद्देश्य है। मैं सबसे पहले परिवार को मजबूत करने के लिए जो परिवार की महिला होती है, वो मैं यही कहूँगी, मैं भी एक महिला हूँ, यही कहूँगी कि महिला अगर चाहे तो हर परिस्थिति में वो परिवार को संभाल लेती है। बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति हो जाती है, वो बात अलग है, लेकिन इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने ही परिवार संभाला है, राजपाट संभाले, देश संभाले हैं। मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं दूंगी, मैं कुछ चीज़ें अपने नोट्स से बता रही हूँ कि विधि के माध्यम से महिला सशक्तिकरण भारत में कानूनी परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग क्या है। महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण, न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज की रीढ़ है, जिसे प्राप्त करने में कानूनी ढांचा सबसे शक्तिशाली साधन है। भारतीय कानूनी व्यवस्था ने महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान स्थापित किए हैं। संवैधानिक नींव। भारतीय संविधान लैंगिक समानता की गारंटी देता है और राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कदम उठाने का अधिकार देता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी को समानता का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों के अवसरों में बिना किसी लैंगिक भेदभाव के समानता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 39D पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन निर्देश करता है। यानी भारतीय संविधान का 39D जो है पुरुषों और महिलाओं के लिए किसी भी फील्ड में जो कार्य कर रहे हैं तो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करती है। ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 42 कार्यस्थलों पर उचित और मानवीय स्थितियां सुनिश्चित करने तथा मातृत्व राहत देने की बात करता है। सुरक्षात्मक और सामाजिक, देखिए जितने भी अधिकार हमें जो हमारे मौलिक अधिकार हैं संविधान से मिले हैं और भी हमें जो राज्यों के द्वारा अधिकार दिए हैं, प्रत्येक राज्यों के प्रत्येक देश में प्रत्येक राज्यों में महिला पुरुष के लिए विशेष प्रावधान है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, वो आर्टिकल 39D में बताया है, वो प्रत्येक राज्यों में लागू होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक राज्य के लिए है। समझिए, सुरक्षात्मक और सामाजिक वैधानिक कानून क्या है। महिलाओं को विभिन्न प्रकार के शोषण, हिंसा और सामाजिक कुप्रथाओं से बचाने के लिए समय समय पर कड़े कानून बनाए गए हैं, जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 विवाह में दहेज देने या उसकी मांग करने को दंडनीय अपराध घोषित करता है। लेकिन आजकल बहुत सारे न्यूज़ चैनल में, न्यूज़ में आए दिन घटनाएं आती रहती है। कोर्ट में केसेस आते हैं कि ये घटना घट गई और इसमें दहेज से प्रताड़ना हुई है, दहेज हत्या हो रही है। तो खुलेआम दहेज बड़े बड़े सोसाइटी में, छोटे में तो उनकी हैसियत के अकॉर्डिंग चल ही रहा है, उसको वो गिफ्ट का रूप देते हैं। लेकिन बड़े बड़े हाई सोसाइटी में दहेज के नाम से 4 व्हीलर ले रहे हैं, मतलब टूर पैकेज ले रहे हैं, अच्छी से अच्छी शादी करो, हमारे बारात वालों का अच्छे से अच्छा स्वागत करो। ये क्या है? ये भी तो दहेज का रूप है, ये बंद होना चाहिए। हमारे कानून कुछ और बोलते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति अभी भी कमज़ोर है। फिर है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन शोषण से व्यापक नागरिक सुरक्षा प्रदान करता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013, जिसे पॉश कहते हैं, काम करने वाली महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित करता है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 संशोधित हुआ ये 2017 में, कामकाजी महिलाओं के रोजगार की रक्षा करता है और संवैतनिक मातृत्व अवकाश का अधिकार देता है। राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं को मुख्यधारा के फैसलों में शामिल करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हाल के वर्षों में बड़े कदम उठाए गए हैं, जैसे कि स्थानीय निकायों में आरक्षण, 73वां और 74वां संशोधन, संविधान का 73वां और 74वां संशोधन, पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 यानी 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम
नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो संविधान का 106वां संविधान संशोधन है, उसके तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए, राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित कर राजनीतिक नेतृत्व में उनकी ऐतिहासिक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया गया है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के समान सहदायिकी या कोपर्शनरी का कानूनी अधिकार देकर आर्थिक मजबूती प्रदान की गई है। कार्यान्वयन और जो चुनौतियां हैं, कार्यान्वयन या प्रक्रिया, जो प्रोसीडिंग की चुनौतियां हैं वो क्या क्या हैं। मजबूत कानूनी ढांचा उपलब्ध होने के बावजूद भी वास्तविक सशक्तिकरण के मार्ग में कई बाधाएं मौजूद हैं, जैसे कि मैंने बताया और बताते जा रही हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव होना, सामाजिक रूढ़िवादिता और पितृसत्तात्मक मानसिकता के कारण कानूनों का ढीला क्रियान्वयन, न्याय मिलने में होने वाली लंबी कानूनी प्रक्रिया और देरी। लंबी प्रक्रिया इसलिए होती है क्योंकि जो प्रत्येक न्यायालय में न्यायाधीशों की कमी है, प्रक्रिया लंबी है, कभी वकील नहीं आता पक्ष का, कभी विपक्ष का, कभी किसी वजह से, कभी छुट्टियों की वजह से, तो इस वजह से न्यायालय की प्रक्रिया धीमी है। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वीसी के माध्यम से सुनवाई होने लगी है और अब न्यायालय के कार्यों में तेजी आ गई है। कानून महिला सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। कानून महिला सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। वास्तविक लैंगिक समानता तभी स्थापित हो सकती है जब कानूनी सुधारों के साथ साथ समाज की मानसिकता में भी बदलाव आए। इसके लिए विधिक साक्षरता अभियानों को बढ़ावा देना और न्याय प्रणालियों को और अधिक त्वरित व संवेदनशील बनाना अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य है कि भारत में बहुत सारे कानून हैं और बहुत सारे कानून महिलाओं के हित में बनाए गए हैं, लेकिन कठोर बने हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका प्रॉपर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। इसलिए न्यायालय की प्रक्रिया धीमी है और महिलाओं को समय पर न्याय मिलने में देरी हो रही है, बहुत समय लग रहा है। लेकिन आशा है कि अभी नई महिला जजेस की, नई महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, और आने वाले समय में जिस